हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका प्यारा मित्र शेख यादव और आप देख रहे हैं विभाग गेम्स। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया सेशन जो बिलोंग करता है आपका फैमिली लॉ से। फैमिली लॉ का पार्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैमिली लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी एग्जाम के लिए। और इसे जानने से पहले हम इसके कुछ थीसिस जान लेंगे, इसके एडवांस थिंग्स जान लेंगे और इसकी हर एक एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे विद द कॉन्सेप्ट। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में अटेंड करेंगे ऑल द सेक्शंस एंड वेयर वी कंडक्ट द केसेस इन द एग्जाम। तो चलिए बिना समय का शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपका क्लैट यूजीपी और उसके साथ में आपका पीसीएस जे या एआईबी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फैमिली लॉ से वो सभी आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा करके जो आपका आईआईबी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देता है आपके मेन एग्जाम में, मेंस में, उन सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप मेजर पे नए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे सोर्स एंड स्कूल्स ऑफ पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज के कितने सोर्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, मॉडर्न में क्या हुआ या मीडियम टाइम में क्या हुआ था, ट्रेडिशनल टाइम में क्या था, एप्लीकेशन टाइम में क्या था, क्लासिकल ऑफ हिंदू लॉज क्या था, ये सभी आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। सोर्स एंड स्कूल्स ऑफ पर्सनल लॉज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लॉज को यदि क्रिएट किया जाता है तो एप्लीकेशन ऑफ क्या होता है, सोर्सेज एंड स्कूल्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेरियस पर्सनल लॉज। कौन कौन से एप्लीकेशन ऑफ वेरियस पर्सनल लॉज हैं जिसके थ्रू हम ये हिंदू लॉ अटेंड करेंगे या मुस्लिम लॉ अटेंड करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में ये पर्सनल लॉ अपार्ट फ्रॉम द लीगल जनरल लीगल लॉ के रूप में जाना जाता है। अब पर्सनल लॉ, जो पर्सनल लॉ है वो अप्लाई होता है फॉर इंस्टेंस टू दोज हु प्रोफेस द पार्टिकुलर रिलीजियस। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि यह कुछ पार्टिकुलर रिलीजियस में काम करता है आपका पर्सनल लॉ, जैसा कि हिंदू लॉ कर सकते हो या हिंदू कर सकते हो, मोहम्मदी मतलब मुस्लिम लोग, एंड आल्सो एप्लीकेबल टू मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर पर्सन। मतलब जो कोई भी हिंदू है या मुस्लिम है वो सभी अपने अपने अलग से पर्सनल लॉज को क्रिएट किए और उसके अकॉर्डिंग एक आपका नया लॉ बनकर आया। कौन सा? फैमिली लॉ। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग को सभी जानते होंगे, इनेक्ट दैट इन ऑल साइड्स रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, मैरिज, कास्ट एंड अदर रिलीजियस। आप सभी जानते हैं कि उस टाइम में जब आपके वॉरेन हेस्टिंग आए थे तो उन्होंने जो आपका एक्स्ट्रा मैरिज था, इनहेरिटेंस थी, मैरिज था, कास्टिज्म था, इन अदर रिलीजियस जो थी, इन सब इंस्टीट्यूशंस को लॉ ऑफ कोरम के नाम से जाना गया और ये विथ टू मोहम्मदीन एंड आल्सो विद द शास्त्र। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गैंटोस। गैंटोस जो थे उन्होंने सेल बी इनरिवेली इन invariably attached to this policy was rigidly attached to and these provisions were retained in later regulations। रेगुलेशंस आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी लॉ बनता है तो उसका मेजर पार्ट होता है कि ये रेगुलेट कहाँ होगा, कौन से बेस पर रेगुलेट किया जाएगा, कौन से रूल के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स बने, जिसमें से आपका यदि हम लोग बात करें तो कुछ लाइक वाइज थिंग्स थी जो आपका हिंदू लॉ गवर्न करता है, जैसा कि कुछ मेजर एक्ट्स भी, मतलब हिंदू लॉ जो है, जो हिंदू सभी व्यक्ति हैं उन सभी पर आपका कुछ मेजर एक्ट वर्क करता है, जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड द हिंदू
Minority and Guardians Act 1956 and the Hindu Succession Act 1956। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो 4 लॉज है ये सभी किसके लिए है भाई? फॉर द हिंदू एंड फॉर द मुस्लिम वी कैन सी दीज आर द इनरोलमेंट्स। जैसे कि पहला आपका है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, मुसल्लम वक्फ वलीयत एक्ट 1913, द डिसोल्यूशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द वक्फ एक्ट जो आपका द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन द डाइवोर्स एक्ट 1986। ये सभी आपका किससे रिलेटेड है? मुस्लिम लॉ से। मतलब ये जो ऊपर के आपके थे ये बिलोंग करते हैं हिंदू लॉज से, ठीक है, और नीचे के जो आपके थे वो सभी किससे बिलोंग करते हैं? मुस्लिम लॉज। और क्रिश्चियन लॉज की बात करें तो क्रिश्चियन में भाई 2 मेजर लॉज क्रिएट किए गए। कौन कौन से? द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। इसमें देखिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट चल रहा है और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, बस ये 2 थिंग्स एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अगर हम लोग कुछ मेजर टर्म देख लेते हैं कि उसके सोर्सेज क्या क्या है, हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या है या मुस्लिम लॉ के सोर्सेज क्या क्या थी, थिंग्स थी, या किस तरीके से वो इनरोलमेंट की गई अपने लॉज में। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे हिंदू लॉ के सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। आप वहां बुक में हेड कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए क्या है? सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ सोर्सेज। तो इसमें सबसे पहला सोर्स आपको माना जाता है ट्रेडिशनल सोर्स। ट्रेडिशनल सोर्स क्या होता है बेटा? जैसे कि आप सब लोग जानते हो परंपरागत हमारे धरती पे बहुत से ऐसे वेद, बहुत से ऐसे पुराण, बहुत से ऐसे उपनिषद की रचना हुई और उसके बेस पे हमारे अलग अलग रूल्स को डिवाइड किया गया। तो उस सभी में से ट्रेडिशनल में से सबसे पहला हमारा माना जाता है वेद। वेद में क्या हुआ बेटा? जैसा कि आप जानते हो वेद क्या होता है? नॉलेजेबल थिंग्स होता है, या जिसका मतलब होता है नॉलेज। इसमें आप सभी को पता है कि वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ हिम्स है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ हिम्स है, वो क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है और ये कॉन्साइज करता है 1028 हिम्स को, मतलब 1028 मंत्र इसमें इनरोल्ड है। किसमें? ऋग्वेद। इतना याद रखना। अरेंज इनटू 10 मंडल, और इसमें कितने मंडल है बेटा? 10 मंडल भी है। मतलब ऋग्वेद में 1028 मंत्र भी हैं और साथ में आपके 10 मंडल में उसे डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका सब डिवीजन किया गया मेन टाइप्स में। जैसा कि आप जानते हो जैसे बात है भाई कि जब भी कोई मंडल बनाया जाता है उसके इंक्लूड में अंदर चैप्टर्स, पार्ट या पोर्शन आते हैं। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद स्पेसिफिकली एक वेद है, सैक्रिफाइशियल वेद है। सैक्रिफाइशियल वेद ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका मैक्सिमम करके जब बलि दिया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता था, बलिदान किया जाता था। जैसे आप लोग देखते हो ना कि गांव में क्या होता है, कभी कभी भगवान के पास जाते हैं तो हम बलि चढ़ाते हैं। तो बलि की प्रथा जो आपका देखते हैं वो सभी कहां से आता है? यजुर्वेद से। लिटरेचर अरेंजमेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद का ही एक पार्ट है जो लिटरेचर के लिए लिखा गया, मतलब लिटरेचर टाइप में लिखा गया। एंड एडिशंस फॉर द इंटोनिक्स एंड द एप्रोप्रिएट मैनर्स एट सैक्रिफाइसेस। जैसा कि मैंने बताया ना कि बलि प्रथा के टाइम पे बलि प्रथा सैक्रिफाइस थिंग के लिए अलॉट की जाती थी। अब यहाँ पर ये जानने वाली बात जरूरी है कि इट इज ग्रुप्ड इन 2 पार्ट। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें 2 ग्रुप माने गए हैं। दे आर एज नोन ब्लैक, क्या कहा गया? ब्लैक, और दूसरा क्या था? व्हाइट। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया यजुर्वेद को? ब्लैक एज और व्हाइट। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद जो है बेटा ये 3rd नंबर का वेद है। कैसा वेद है? 3rd नंबर का वेद। द 3rd वेद सामवेद, जिसे हम चैन वेद भी कहते हैं, चैन वेद, ठीक है।
इसमें होता क्या था, इसमें ऋग्वेद की कलेक्शंस ऑफ हिम्स थे और पार्टिकुलर सेक्रीफाइस इन विच जस्ट ऑफ द सोमा प्लांट्स वाज द प्रिंसिपल ऑफ थिंग। मतलब इसमें ज्यादातर करके उच्चारण के लिए या यूं कहें कि इसको जब लिखा गया सामवेद को तो ये एक संगीत लिरिक टाइप का था वेद। कैसा वेद था? लिरिक वेद था। और इससे पहले जो हमारा यजुर्वेद था वो कैसा था? लिटरिकल टाइप का था। मतलब लिटरेचर टाइप का अगर वेद बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यजुर्वेद। और सामवेद कैसा था? एक लिरिकल टाइप का वेद था। शायद हम गलत जा रहे हैं क्या? टेक्स्ट टू द चैट नहीं शायद सही चैट टेक्स्ट में तो वो ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए अथर्ववेद। एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में ये 4th नंबर का है और लास्ट वेद भी है। ठीक है, क्या है? 4th नंबर का है और सबसे लास्ट वेद भी है। और इसमें आप सभी जानते हो जैसे कि अथर्ववेद भाई पश्चिम बंगाल में बहुत चलता है, जादू टोना टोटका ये सब की चीजें कहाँ से आई है? पश्चिम बंगाल से। अथर्ववेद के बाद कुछ ऐसे वैदिक रिलीजियंस आए जो डिपेंड्स थे वेद एक्सट्रीमली सिंपल थे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इसमें जो वेद थे, वेद में मैक्सिमम करके किस किस भगवान की सबसे ज्यादा पूजा की गई या किस भगवान को सबसे ज्यादा माना गया, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स था, जिसमें कौन कौन गॉड्स थे? फायर के गॉड थे जिनका नाम क्या था? अग्नि। रेन के गॉड थे जिनका नाम क्या था? इंद्र। सन के गॉड थे जिनका नाम क्या था? सूर्य। और वैसे ही वेद डू नॉट contains rule of law in the connected form, and there are however Vedic passages dealing with such topics as marriage, different kinds of sons, adoptions, partitions, and inheritance and estate planning। ठीक है, ये सभी चीजें उसमें इन्वॉल्व थी। और ये बेसिकली माना कब से कब तक जाता है, या इस हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो वेद है वो नियर अबाउट 4000 to 1000 BC की नियर अबाउट इसकी रचना की। कैसे माना जाता है? इन सभी को कंप्यूटेड करके हिस्टोरियंस के द्वारा। इसी टाइम में आपको वेद के ठीक बाद डेवलपमेंट ऑफ कस्टम दिखता है, जो कहां से आया? स्मृति से आया। तो डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स हमारे सभी जो माने जाते हैं वो कहां से माने जाते हैं बेटा? स्मृति से माने जाते हैं। ये स्मृति है क्या, इसके बारे में समझिए। स्मृति आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, जैसा कि आप सभी मैंने पहले ही बताया। द अर्ली स्मृति वर टर्न्ड एज धर्म सूत्र। मतलब स्मृति मेजर कर किस पे डिपेंड है? धर्म सूत्र पे, जो कब लिखा गया? 800 to 200 BC के नियर अबाउट, एंड दे वर मोस्टली इन प्रोज फॉर्म। जैसा कि यहाँ क्या लिख रहा है? ये प्रोज फॉर्म में थे, राइटन बाय द टीचर्स expounding Vedas for the sake of their students। मतलब अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसकी रचना की। There are 4 स्मृतिज, 4 मेजर करके स्मृतिज हैं। कौन कौन सा? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। सबसे ज्यादा मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति स्मृति। इन सभी में सबसे ज्यादा रूल और कानून बनाने वाले वही मनु भाई साहब थे, जो राजा मनों के बारे में आप लोग करते हो। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं मनुस्मृति। आप सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? थम्स अप करिए एक बार, सभी लोग थम्स अप करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वीडियो या कट रहे हो, वॉइस वगैरह कुछ? तो चलिए आगे बढ़े। तो मनुस्मृति की बात कर लेते हैं। तो मनुस्मृति में सबसे ओल्डेस्ट स्मृति क्या था? मनुस्मृति था। मतलब सबसे पहले रिटेन किया हुआ फॉर्म या स्मृति कौन सा कहलाता है? मनुस्मृति। मनुस्मृति, द मनु इज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ 2694 श्लोक्स, डेट्स फ्रॉम 200 BC। मतलब लगभग इसमें जो प्रेजेंट हमारी श्लोक है वो कितने हैं? 2694 श्लोक हैं मनुस्मृति में।
जो कितने डेट को लिखा गया माना जा सकता है? 220 इंडियन अबाउट द कोड डेट्स विच मेनली मैटर्स। इसमें ढेर सारी मैटर्स को इन्वॉल्व किया गया, मतलब इसमें लॉ ही लॉ थी। मनुस्मृति मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड आपकी व्यवस्था थी, जो कास्टिंग सिस्टम था, वो सभी यही से प्रारंभ होता है, क्योंकि इससे पहले सभी लोग बर्थ के आधार पर नहीं थे। एवरी पर्सन बिलोंग टू दियर वर्क, लेकिन मनुस्मृति के बाद सभी ने अकॉर्डिंग टू दियर बर्थ कर दिया। दियर बर्थ मतलब जैसे आपको मैं समझा दूं कि जैसे 4 लोग हुए, एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो 4 में यदि एक व्यक्ति जूता सिलने का काम किया तो उसे SC/ST में रख दिया गया। एक व्यक्ति यदि व्यापार करता था, किसानी करता था, तो उसको OBC में डाल दिया गया। एक व्यक्ति यदि पूजा पाठ का काम करता था तो उसे ब्राह्मण बना दिया गया। और एक व्यक्ति यदि क्या था, क्षत्रिय, किसी की सेवा करता था तो भी उसको क्षत्रिय माना जाता था। तो इस कंडीशन में एक ही घर के 4 अलग अलग कास्टिंग होने लगे थे। तो इसलिए मनु ने क्या किया कि सभी को काम के आधार पर नहीं, अकॉर्डिंग टू दियर बर्थ के आधार पर बांट दिया। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी चला। इसमें ढेर सारे रूल्स थे, जैसा कि मैंने बताया। इसमें टोटल बताया गया कि अंडर टाइटल्स थे, ठीक है। टोटल 18 मैटर्स पर इसमें बात की गई थी, मींस विद द सब्जेक्ट्स अंडर 18 मैटर्स एंड दे आर। उसमें से क्या क्या है जरा समझिएगा। डेट के बारे में बात की गई है मनुस्मृति में, प्लेस के बारे में, सेल के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, मतलब ये कॉमर्शियल थिंग्स कर सकते हैं। पार्टनरशिप के बारे में, गिफ्ट के बारे में, पैकेज के बारे में, अरेंजमेंट्स एग्रीमेंट्स के बारे में, बॉन्ड एंड डिस्प्यूट्स के बारे में, एंड मास्टर्स एंड सर्वेंट्स की जो किस तरीके से कंडीशन चलेगी उसके बारे में, हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में बात की गई थी, पार्टीशन एंड इनहेरिटेंस के बारे में बात की गई थी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के बारे में बात की गई थी, एसेट के बारे में बात किया गया था, डेफिनेशन के बारे में बात किया गया था, खेल के बारे में, रॉबरी के बारे में, एडल्ट्री के बारे में बात किया गया था। कहने का मतलब आप सभी लोग लॉ के अगर स्टूडेंट हैं तो समझ में आ गया होगा कि ये सभी चीजें स्टार्टिंग में कहाँ पाई गई? मनुस्मृति में। और ये सभी चीजें जो आपको देख रहे हो, ये सभी आज के टाइम पे मेनी टाइप्स ऑफ लॉज और रूल के अकॉर्डिंग बने हुए हैं आपके IPC 1860 या भारतीय न्याय संहिता 2023। अगला है नारद स्मृति। तो नारद स्मृति आप सबको मैं बता दूं कि इसमें इन पावर ऑफ किंग बताया गया है, मतलब रिकॉग्नाइज करता था किसको? पावर ऑफ किंग को। May God without going beyond the injunctions of Veds. He gave, जैसे बात है भाई, अगर राजा का रूल चलेगा तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। He was liberal in dealings with women and children. इसमें समझने वाली एक बात ये है कि आपने कभी भी कहीं भी किसी भी औरत या किसी शूद्र के बारे में चर्चा नहीं देखा किसी भी स्मृति में, किसी भी वेद में। लेकिन एक ऐसा अपना स्मृति आया जिसमें आप लोग पहली बार वुमेन के बारे में और शूद्र के बारे में, इन 2 कास्ट के बारे में आप इजीली देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 कास्ट सबसे पहले, ये जो पर्सन थे पहली बार मेंशन किए गए नारद स्मृति में। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हुआ आपके परीक्षा के हिसाब से। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति में जो आपका फ्रेगमेंटरी एंड है टू द कंप्लीट्स फ्रॉम द रेफरेंस टू द दैट स्मृति इन वेरियस commentaries on the स्मृति, and बृहस्पति is referred to the स्मृति कर्ता by याज्ञवल्क्य, मतलब याज्ञवल्क्य के द्वारा ये लिखा गया। and the स्मृति of बृहस्पति must be older than the याज्ञवल्क्य स्मृति, मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति की अपेक्षा ये क्या था? सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ खास वर्णन नहीं था। ये तो बात हो गई भाई हमारी स्मृति, वेद, इन सब के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा ये चीजें देखते हैं कि ये कानून में उतरी कैसे, मतलब मॉडर्न एज में जाहिर सी बात है कि सभी को कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके तब लाया गया, ठीक है। तो जब सभी जगह से कलेक्ट करके लाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? डाइजेस्ट, एक्सेप्टेशंस या एक्सेप्ट करना। तो अब हम लोग देखेंगे डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ में कौन कौन सी डाइजेस्ट थिंग्स थी, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपका डाइजेस्ट करके एक किया गया या डाइजेस्ट करके बनाया गया। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ में देखिए तो several digest and commentaries were written on स्मृति during the period of
तो यूं कह सकते हैं कि पहली बार हमारा जो हिंदू लॉ था वो बन करके अच्छे से पूरी स्मृति वेद और उपनिषद को तोड़ निचोड़ करके उसी में से जो अच्छी अच्छी लॉज थी सबको निकाल करके कब डाइजेस्ट करके बनाया गया 1700 से सॉरी 700 से लेकर 1700 के एडी के बीच में से लिखा गया एंड सम ऑफ देम कैन बी नोटेड हियर अंडर और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो नीचे आपको दिख रहे होंगे आप देख पा रहे होंगे पहला है ऑन मनुस्मृति मनुस्मृति पर आपका ये बना था और ये बना था और ये भी लॉ बनाया गया था आप यहाँ टाइम देख पा रहे होंगे 894 टू 900 एडी के नियर अबाउट 1100 एडी के नियर अबाउट और 1250 एडी के नियर अबाउट और वही याज्ञवल्क्य की स्मृति पे देखा जाए आपको मैंने पहले बताया ना कि बस दो ही ऐसे थिंग्स थी जिसमें ज्यादा लॉज के बारे में वर्णन किया गया याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में देखा जाए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं विश्लेश्वर के द्वारा एंड विजयदत्त के द्वारा एंड अपरकर के द्वारा जो कब लिखा गया आपका यहाँ 1100 यहाँ 900 और ये 1200 तो ये सभी थिंग्स ऐसी थी कि जब डाइजेस्ट करके हर एक लॉ को क्रिएट किया गया फर्स्ट टाइम इन इंडिया तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी ऐसे मेरे साथ बने रहिए और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इतनी बातों के साथ बस इतना प्यारा नमस्कार जय हिंद जय भारत।